नमस्कार। वीडियो के दूसरे भाग में अपन ने राष्ट्रीय विकास के मापन के लिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए आय, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और अन्य पैमानों को अपन ने देखा था, जिसके अंदर साक्षरता की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर अपन ने भारत के 3 राज्यों के बीच तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था आंकड़ों के अंदर, जिसमें अपन ने देखा था कि हरियाणा, जो कि प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से केरल और बिहार से विकसित था, लेकिन वहीं अन्य जो मापदंड थे, चाहे वह साक्षरता का स्तर हो, चाहे वह उसके अंदर शिशु मृत्यु दर की बात हो, उसके अंदर अपन ने देखा था कि हरियाणा केरल से पीछे है। कई कारण रहते हैं इसके, क्योंकि हम सब कुछ पैसों के दम पर ही हासिल नहीं कर सकते हैं। केरल की स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बेहतर है, वहाँ की शैक्षिक स्थिति जो है वो हरियाणा से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है वो हरियाणा की तुलना में कहीं बेहतर है। आज भी कई राज्यों के अंदर खासकर बालिकाएं उच्चतर शिक्षा से वंचित रहती है, क्योंकि उन बालिकाओं के लिए सार्वजनिक रूप से बेहतर सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो सार्वजनिक सुविधाओं का उपलब्ध होना मानव के जीवन स्तर को और अच्छा करने की ओर प्रेरित करता है। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क जो है वह शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यहां एक छोटा क्वेश्चन यह बनता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, और उसके अंदर अक्सर जो ऑप्शन आते हैं विश्व बैंक और यूएनडीपी, इन दोनों में से हमें यूएनडीपी का चयन करना है, क्योंकि हमने देखा था विश्व बैंक जो है वह विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, यूएनडीपी जो है वह मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि जो विश्व बैंक है वह सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, जबकि यूएनडीपी जो है वह शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस प्रकार का एक सूचकांक यानी एक इंडेक्स जो है वो जारी करता है, जिससे वह विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर का मूल्यांकन करता है। तो यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जारी की गई, उसके कुछ आंकड़ों के आधार पर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं भारत और इसके पड़ोसी जो राष्ट्र है उनके बीच में। अगर हम भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें, श्रीलंका, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 12,707, जबकि भारत की 6,681, पाकिस्तान की 5,005, नेपाल की 3,000 और बांग्लादेश की लगभग 5,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। इस आधार पर हम देखें तो भारत से एक आकार में बहुत छोटा, जनसंख्या में बहुत छोटा देश श्रीलंका भी भारत से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आगे है। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें यानी औसत आयु की बात करें, तो भारत के अंदर जो औसत आयु है वो लगभग 68.8 वर्ष, यानी लगभग एवरेज भारत के अंदर व्यक्तियों की औसत आयु 69 वर्ष है। वहीं श्रीलंका में यह औसत आयु 75.5 जो है वो वर्ष है। यहाँ जीवन प्रत्याशा का मतलब है वहाँ का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। बेहतर स्वास्थ्य स्तर जहाँ होगा
वहाँ की जीवन प्रत्याशा यानी वहाँ के व्यक्तियों की औसत जो जीने की आयु है वह ज़्यादा होगी। इस आधार पर जो HDI क्रमांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया, कुल 189 देशों के बीच जारी किया गया, उसके अंदर श्रीलंका का जो रैंक है वो 73वीं, जबकि भारत की यह रैंक 130वीं है। इस आधार पर हम देखें तो एक श्रीलंका जैसा छोटा सा देश भी भारत से इन मामलों में और HDI रैंक के मामले में भारत से बेहतर है। विकास की धारणीयता, इस अवधारणा का मतलब है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करें और हम वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। ऐसा न हो कि हम वर्तमान पीढ़ियों के विकास के चक्कर में संसाधनों का अतिदोहन करके आने वाली भावी पीढ़ियों के ऊपर एक संकट की स्थिति पैदा कर दें। इस हेतु हमें आज के विकास के स्तर की ओर ध्यान देते हुए इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हमारे सीमित संसाधन है उन संसाधनों के विकल्प के तौर पर नवीकरण संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें विकास के स्तर को और आगे बढ़ाना है। जैसे प्रायः यह देखा गया है कि भारत के अंदर 1/3 जनसंख्या जो है वह पानी के लिए भूमिगत जल पर निर्भर है। ऐसा माना गया है कि अगर भूमिगत जल पर यही निर्भरता इसी गति से आगे बढ़ती रही तो आने वाले 25 वर्षों के अंदर ही लगभग कुल जनसंख्या का 60% जो हिस्सा है वह भूमिगत जल का ही उपयोग करेगा। भूमिगत जल का इस प्रकार अति दोहन करने से भूमि के अंदर जल का स्तर जो है वो काफी नीचे की ओर चला जाएगा। हालांकि भूमिगत जल भी एक नवीकरण संसाधन है, क्योंकि बारिश के बाद जैसे जल भूमि के अंदर जाता है तो उसका जल स्तर बढ़ता है, लेकिन जिस गति से भूमिगत जल का स्तर सुधर रहा है उसके कई तेज गति से अगर हम उसका अति दोहन करते हैं तो इससे आने वाले समय में भूमिगत जल के जो भंडार है उसका स्तर काफी गहराई में जाने की संभावना है। इसके अलावा हम ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे बात की कि ज्यादातर हम गैर नवीकरण जो संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, इनके ऊपर निर्भर है, तो हमें आने वाले समय के लिए यानी विकास के स्तर को और आगे तक ले जाने के लिए, साथ ही उसमें पर्यावरण को बिना हानि नुकसान पहुंचाए विकास करें, इसके लिए हमें ऊर्जा के गैर नवीकरण संसाधनों की जगह नवीकरण संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो यह किसी एक देश की सीमा पर इसका प्रभाव नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार का प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस पहले अध्याय के अंदर हमने विकास का अर्थ क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के क्या लक्ष्य हैं, राष्ट्रीय विकास क्या है, आय और अन्य मापदंडों के आधार पर विभिन्न राज्यों और राष्ट्रों के बीच तुलनात्मक रूप से विकास का अध्ययन, इसके अलावा हमने सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट और विकास की धारणीयता के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।